देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी कंपनीज एक्ट के वो केस लॉ हैं, या यूँ कहूँ वो जजमेंटल केस लॉ हैं, जिन केस लॉ पे आपके कंपनीज एक्ट 2013 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस्ड हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ जजमेंटल केस लॉ की। और हाँ, जो हमारी स्पेशलिटी रही है, आपके लिए पूरा का पूरा केस लॉ इतना सेंट्रलाइज करेंगे कि आप सबको सिंगल शॉट में ये पूरे के पूरे केस लॉ समझ आने वाले हैं। तो यार देखो, करना क्या है, मॉडल को साइड करो अभी के लिए, कॉपी पेन लेके बैठो। पहले मैं केस लॉ बताऊंगा, केस लॉ किस टॉपिक से रिलेटेड है, उस टॉपिक में भी कौन सा इन डेप्थ टॉपिक है वो जानना जरूरी है। बिकॉज अगर आपको टॉपिक ही नहीं पता होगा तो केस लॉ जान के भी कुछ नहीं होने वाला। और जब ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आप समझ जाओ तो वीडियो वापस से प्ले करके पूरा केस लॉ अच्छे से लिख लेना। जो चीज़ें इन बिटवीन बताऊंगा उसको भी नोट कर लेना। और उसके बाद सिंपल है, अपना मॉड्यूल उठाना, मॉड्यूल में दोनों ही केस लॉ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, फिर वहां से कवर करना। अब सर क्वेश्चन माइंड में ये आता है, सर केस लॉ पढ़ना है, क्यों पढ़ना है सर? क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। दो पैटर्न होते हैं क्वेश्चन के। पहला, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बोल दे कि इस पर्टिकुलर केस लॉ का जजमेंट बताओ, केस लॉ के पीछे का रीजन और कोर्ट की वर्डिक्ट, या यूं कहें कोर्ट का डिसीजन या जजमेंट क्या था। पहला तो पैटर्न ये हो गया। दूसरा, सर आप लोग देखते हो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो बड़े बड़े क्वेश्चन जो बनते हैं ना, हाँ, जो बच्चे नए हैं उनको बताना चाहूंगा, जब आप बिजनेस लॉ का पेपर देखेंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक वैसे इसे क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के पेपर में होगा। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर दुखती नस पे हाथ रख दिया सर, इस बार बिजनेस का तो पेपर ही नहीं हुआ। बट कोई नहीं, जो आप केस स्टडी बोलते थे ना, उसी को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बोला जाता है या फिर केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन बोला जाता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केस लॉ से। फर्स्ट केस लॉ हमारे पास है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवान। देखो, नाम पे मत जाना, काम पे जाना। ये बेसिकली तुर्कवान जो थे लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी थे, और रॉयल ब्रिटिश बैंक जैसा नाम से पता चल रहा है ये एक बैंक थी। दो चीज क्लियर हो गई। अब जो लिक्विडेटर, जो कंपनी लिक्विडेट समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है, उसके जो लिक्विडेटर बने उनका नाम था तुर्कवान। क्लियर? तो इनके बीच एक केस फाइल हुआ और वो केस था रॉयल ब्रिटिश बैंक से। अब समझो, किसी भी बैंक के थ्रू अगर कोई केस हो रहा है, कोई बैंक किसी पे केस करती है, किस बात का केस करेगी? ऑब्वियस सी बात है, बैंक ने कुछ पैसे दिए होंगे और वो पैसे टाइमली जब रीपे नहीं होंगे तो केस तो बनता है यार। अब बढ़ते जरा, कंपनी का नेम क्या था? एक बड़ा सा नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, आप नोट कर लेना इसको। जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844 में ये पर्टिकुलर कंपनी रजिस्टर्ड थी, जिसका नाम था कैमरॉन कोल। देखो, इतना लंबा नाम पे नहीं जाना, नाम आप देख लो। बात करते हैं डिटेलिंग की तरह कि क्या क्या बेसिक डिटेल है। अब जो भी बताने वाला हूं सब सेंटर पॉइंट पे होगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। देखो यार, टू डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, किस कंपनी की बात हो रही है सर? कैमरॉन कोल ब्रुक स्टीम कोल कंपनी लिमिटेड की बात हो रही है, ठीक है? तो टू डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वेंट टू रॉयल ब्रिटिश बैंक, जिससे हमारा केस बना है, वेंट टू रॉयल ब्रिटिश बैंक टू बोरो मनी 2000 पाउंड। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, उनको 2000 पाउंड की या डॉलर, आप जो समझ लो, ठीक है, पाउंड हम समझ के चल रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी नीड थी, उसकी ज़रूरत थी। तो क्या किया इन्होंने, जो कंपनी के दो डायरेक्टर थे, ये दो डायरेक्टर कहाँ गए सर? रॉयल ब्रिटिश बैंक की। भाई साहब पैसे चाहिए, तो बैंक को क्या करना है? अभी बैंक पैसे अलाउ कैसे करेगा? कंपनी के फीचर्स में आता है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाई लॉ having perpetual succession and common seal with separate legal entity। वर्ड क्या है? कॉमन सील, मतलब कंपनी की एक अथराइज सिग्नेचर हो गई ना। क्लियर? आओ देखते हैं। बैंक डिमांड फ्रॉम कंपनी, दो चीजें बैंक ने कंपनी से डिमांड की। फर्स्ट, इश्यू ऑफ बॉन्ड विथ कंपनी सील। तो जो कंपनी की कॉमन सील थी, अथराइज सिग्नेचर था, उसके थ्रू एक बॉन्ड इशू कर दे कंपनी, साइन बाय टू डायरेक्टर्स, जो दो डायरेक्टर वो साइन करें, और जो कंपनी का सेक्रेटरी था वो उस बॉन्ड को साइन कर दे। सेकंड, अच्छा ये सिग्नेचर कब आपकी मानी जाएगी? देखिए, सिग्नेचर ऑफ टू डायरेक्टर्स आफ्टर रेजोल्यूशन इज पास्ड। सर रेजोल्यूशन कहाँ पास होगा? AOA में, दैट मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। रॉयल ब्रिटिश बैंक से दो डायरेक्टर जो कंपनी के थे, उन्होंने बैंक से लोन मांगा। जब बैंक को लोन देना था तो बैंक ने बोला कि आप एक काम करो, आप अपनी कंपनी के कॉमन सील के थ्रू हमें एक बॉन्ड इशू कर दो। उस कॉमन जो बॉन्ड इशू करोगे उसमें जो दो डायरेक्टर हैं उनकी एक सिग्नेचर होनी चाहिए, कंपनी की कॉमन सील होनी चाहिए, साथ के साथ जो सेक्रेटरी है उसकी भी सिग्नेचर होनी चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास आता है, हम आपको 2000 पाउंड आसानी से इशू कर देंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आफ्टर
sometime the company become insolvent। सर अभी केस तो बनता है ना, इंस्टॉलमेंट का मतलब है व्हेन अ कंपनी डिड नॉट एबल टू पे हिज डेप्ट, व्हेन अ कंपनी डिड नॉट एबल टू पे हिज डेप्ट ओवर हिज एसेट्स, जब कंपनी चाह के भी अपनी लाइबिलिटीज़ को नहीं पे कर सकती, अपनी एसेट्स को बेचने के बाद भी उसकी लाइबिलिटीज़ फुलफिल नहीं हो सकती, तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो होता है जहाँ पर कोई कंपनी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो सकता है। एक बात ध्यान रखेंगे, इंसॉल्वेंसी सेल्फ नहीं होती, डिक्लेयर्ड बाई कोर्ट होती, ये ध्यान रखना। कई बार लोग बोलते हैं मैं इंसॉल्वेंट हो गया, ऐसे नहीं चलेगा, जब कोर्ट डिक्लेयर करेगी तो आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे। तो आफ्टर सम टाइम द कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट। सर कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी है, इंस्टॉलमेंट का मतलब आपको बता दिया, व्हेन अ कंपनी नॉट एबल टू मीट या नॉट एबल टू पे हिज डेप्ट ओवर हिज एसेट्स, अपने एसेट्स से भी वो पे नहीं कर सकती। सर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई मतलब कंपनी अब क्या नहीं कर सकती, नॉट पे हिज डेप्ट। नोट करिए, नॉट पे हिज डेप्ट। डेप्ट क्या था सर, ये रहा ना डेप्ट, वो 2000 पाउंड जो उन्होंने ले रखे हैं वो पे नहीं कर सकती कंपनी। किसको नहीं पे कर सकती, रॉयल ब्रिटिश बैंक को। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो मिस्टर तुर्कवान, जिनका मैंने बताया आपको, अपॉइंटेड एज द लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी, ये है कंपनी के लिक्विडेटर। देखो कंपनी लिक्विडेट होती है, एमलगमेट होती है, या आप बहुत आगे पढ़ोगे, इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 ग्रुप 2 में आप पढ़ोगे, अभी इसको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि कंपनी ने इनको रखा है किस लिए, कंपनी लिक्विडेट होगी, कंपनी की एसेट सेल आउट करी जाएगी, उससे जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटी पे ऑफ करी जाएगी। आपके शब्दों में, इंटर वाले बच्चों के शब्दों में अगर समझाऊँ तो पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन पढ़ा था, डिसोल्यूशन में क्या होता था, वहाँ पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती थी। क्लियर, यहाँ कंपनी लिक्विडेट या यूं कहें वाइंडिंग अप हो रही है। तो पार्टनरशिप फर्म में जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती थी, उसकी एसेट सेल करके पैसा रियलाइज करते थे, उस पैसे से लायबिलिटी पे ऑफ करते थे। क्लियर है ना, यहाँ पे क्या होगा, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, वाइंडिंग अप हो रही है, समाप्त हो रही, एक ही बात है, एसेट सेल आउट करी जाएगी, लायबिलिटी पे ऑफ करी जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यहां तक नहीं थी, रीजन बिहाइंड केस, केस बना क्यों, अब देखिए, कंपनी रिफ्यूज टू रिफंड द मनी। सिचुएशन ठीक थी, अगर लिक्विडेशन था, कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही थी, पॉसिबल था कि रॉयल ब्रिटिश बैंक बोलती कि कोई बात नहीं, आपकी एसेट्स को चलिए ऑक्शन सेल में डालते हैं, नीलामी करते हैं, जो पैसा मिलेगा हम उसे रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरीके से आपका लोन भी हम आराम से पे ऑफ हो जाएगा, तो आपको टेंशन होगी नहीं। लेकिन कंपनी ने क्या करा, रिफ्यूज़ कर दिया, किस बात से, टू रिफंड द मनी, पैसा देने से कंपनी ने कर दिया मना। और मेरे भाई केस तभी होगा जब कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा कि पैसा लिया लेकिन पैसा दे नहीं रहे, तो जैसे ही रिफंड करने से रिफ्यूज करते हैं तो एंड काउंटर्ड दैट, और कंपनी क्या बोल रही है आगे सुनो, एंड काउंटर्ड दैट रेजोल्यूशन टू बोरो मनी वॉज नेवर पास्ड। कंपनी कह रही भाई साहब हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमने ऐसा कोई रेजोल्यूशन ही नहीं पास किया कि हम पैसे को रिफंड करेंगे। समझ रहे हो, मतलब पैसा लेंगे लेकिन पैसा लौटाएंगे नहीं। तो भाई इस सिनेरियो में अब एक ही सिनेरियो था कि भाई रॉयल ब्रिटिश बैंक केस फाइल करती, जिन्होंने केस फाइल किया, तो जब केस फाइल किया तो कोर्ट में केस गया। अब जब कोर्ट में गया तो जो वहाँ पे अवेलेबल थे लॉर्ड हैथरी, इनको देखो, इन्होंने क्या जजमेंट सुनाए। वर्डिक्ट का मतलब होता है सर जजमेंट। अब मैं चाहता तो जजमेंट भी लिख देता, बट मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ स्वाध्याय आप समझो कि बिजनेस लॉ में लॉ के वर्ड लिखने का जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो बहुत इफेक्टिव होता है, मार्क्स बेटर मिलते हैं। ठीक है जी, तो आप भी लिखेंगे तो जजमेंट लिखेंगे, वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, लॉर्ड हैथरी क्या बोलते हैं, देखिए लॉर्ड हैथरी कहते हैं आउटसाइडर आर बाउंड टू नो द एक्सटर्नल पोजीशन ऑफ द कंपनी। आउटसाइडर एक्सटर्नल पोजीशन ऑफ द कंपनी जान सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बट आर नॉट बाउंड टू नो इट्स इंडोर मैनेजमेंट। सर ये है बात इंडोर मैनेजमेंट की। तो जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में क्लियरली बोला गया कि जो आउटसाइडर हैं वो कंपनी का इंडोर मैनेजमेंट नहीं जान सकते। अब सवाल ये आता है, तो इन शॉर्ट इस केस में जीता कौन सर? ऑब्वियस सी बात है रॉयल ब्रिटिश बैंक, वो अपना पैसा लेके जाएंगे। तो जजमेंट क्या आया, द जजमेंट वॉज इन फेवर ऑफ रॉयल ब्रिटिश बैंक। तो ये हो गया आपकी तरफ से क्या, कंक्लूजन। एक बात का ध्यान हमेशा रखेंगे, यहाँ पे हेडिंग बन जाएगी कंक्लूजन। ठीक है, एक बात का ध्यान हमेशा रखेंगे कि इसमें फैक्ट होना चाहिए, जो हमने स्टार्टिंग बताया, लाइक कंपनी का नाम ये था,
कंपनी के दो डायरेक्टर ने, मैं एक बार सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, ऐसे समझना। कंपनी का नाम लिखना है, कंपनी के दो डायरेक्टर पैसे लेने के लिए रॉयल ब्रिटिश बैंक जाते हैं। बैंक का एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि आप उनको एक बॉन्ड इशू कर दो जिसमें कंपनी की कॉमन सील हो, दो डायरेक्टर की सिग्नेचर हो, सेक्रेटरी की सिग्नेचर हो, इतना हो गया। वो बॉन्ड आया बैंक के पास, बैंक ने 2000 पाउंड इशू कर दिए। बट आफ्टर सम टाइम कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई। जैसे ही कंपनी इंसॉल्वेंट हुई तो बैंक ने कहा भाई हमारा पैसा, तो कंपनी ने बोला कि ठीक है देखते हैं कैसे हमें पे ऑफ करना है। तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट किए गए जिनका नाम था त्रिकोण। जो लिक्विडेटर आए उन्होंने बोला कि सर पैसे दे तो सकते हैं बट दे कहाँ से, हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। इस सिनेरियो में बैंक पहुंची सीधे सीधे आपके कोर्ट के पास। कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आया कि जो कंपनी के आउटसाइड रिलेशनशिप है वो आप जान लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंपनी जो इनसाइड रिलेशनशिप आप नहीं जान सकते हो ड्यू टू इंडोर मैनेजमेंट। अगर आपने मेरी इंडोर मैनेजमेंट की वीडियो देखी होगी तो उसमें मेरा सिंपल स्टेटमेंट है, शर्मा जी का लौंडा क्या कर रहा है ये बगल वाली आंटी को पता नहीं होना चाहिए यार, सिंपल सी बात है। तो सर टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक है आपका, ध्यान से सुनिएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो इंडोर मैनेजमेंट लिखा है, ठीक बात है जी, यहाँ देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पर यह है, मेन टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसके अंडर में आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एक तरह के एक्सेप्शन कह सकते हैं आप। तो अब सवाल ये है जो बच्चे नए हैं वो टॉपिक कैसे तैयार करेंगे, ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में प्लग कर दूंगा, आराम से कवर कर लीजिएगा। और नए प्यारे बच्चों को कहना चाहूँगा जो नवंबर अटेम्प्ट के लिए आप क्लियर कर रहे हैं, प्रेजेंट लगा दिया करो, सो दैट मुझे पता लग जाए कि आप कितने लोग जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में देंगे वहाँ पे भी अवेलेबल हो, ठीक है जी। तो फर्स्ट केस में जहाँ पे बात थी रॉयल ब्रिटिश बैंक और त्रिकोण, कौन जीतता है सर? रॉयल ब्रिटिश बैंक, जिसने पैसे दिए थे उसको पैसे वापस पाने के पूरे राइट्स हैं। नाउ कम टू केस सेकंड। केस सेकंड हमारे पास अवेलेबल है ऐश्वरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची 1875 में। क्या टॉपिक था उस पर जाने से पहले केस लॉ समझ लेते हैं, केस लॉ है क्या। अब यहाँ पे जो पूरा आप केस लॉ देखोगे ना, एक बड़ा बेसिक सा केस लॉ है ये केस लॉ। जिससे देखो पहले केस लॉ में हमने बात की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, हमने यहाँ पे बोला ना, आपको लिख देता हूँ यार, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की भी बात हुई जहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट की बात आई। दूसरा केस लॉ कहीं न कहीं रिलेटेबल है MOA से। चलो ये टॉपिक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, हालांकि आपने इसको क्लास 11th में बड़े अच्छे से पढ़ा था, बट रिवाइज कर लेना, 5 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। तो सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ कंपनी के ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लॉज होते हैं, जिनके बारे में बताया जाता है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट बी अल्टर्ड, आप सबको पता है उसमें बदलाव नहीं किए जा सकते। जैसे अब मान लो आपकी कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट मोटिव। दूसरा, अब सेकंड सिनेरियो, आपकी कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट है सेक्शन 8 कंपनी, मतलब आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहते हो। वहाँ पे आप चाहो कि नहीं भाई मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो सेक्शन 8 कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब आप अपने ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट कोई काम नहीं कर सकते, ऐसा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहता है। तो ये केस लॉ क्यों बना होगा सर? सिंपल है, इस केस लॉ में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का ऑब्जेक्ट होगा उसके अगेंस्ट कोई काम किया गया होगा, इसी वजह से केस लॉ बना है। अगर पूरे केस लॉ को सिंप्लीफाई कर दूं तो आसान शब्द में सुन लो, कोई कंपनी कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, वो अगर फाइनेंस करना स्टार्ट कर दे, फाइनेंसिंग कंपनी बनना चाहे तो कंपनी बन नहीं सकती। यहाँ पे कुछ सीन ऐसा ही है, चलो पढ़ देते हैं। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट की बात की गई है। अब ऑब्जेक्ट क्या था देखो, तो जिस कंपनी की बात हो रही है इसकी ऐश्वरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड, जैसा नाम से पता चल रहा है ये कैरिज और आयरन कंपनी की बात हो रही है, रेलवे से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन फील्ड की है। टू सप्लाई एंड सेल सम मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे, रेलवे में जो रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वो मटेरियल सप्लाई करेगी ये पर्टिकुलर कंपनी। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ रिची, अभी कंपनी डायरेक्टर रिची के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। बात समझ आई? क्या हुआ सर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट चले गए। तो जैसे ही ऐसा हुआ ऑब्वियस सी बात है केस बनेगा। केस बनेगा तो सर जीतेगा कौन? मुझे कमेंट बताना, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। देखो हमेशा ध्यान रखना,
जब भी कोई केस लॉ ऐसा बनेगा, अपना मॉडल भी पिक करेंगे, मॉडल मेरे पास है, आप भी देखिए एक बार। मॉडल जब पिक करेंगे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी क्या कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट गए तो केस कौन जीता है सर? जो अगेंस्ट नहीं गया था। क्लियर। अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट गए, कंपनी का मेमोरेंडम कहता है कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? कंस्ट्रक्शन की चीज़ें, जो भी कंस्ट्रक्शन के मटेरियल रेलवे को चाहिए वो प्रोवाइड करना। अब ये किस कॉन्ट्रैक्ट में रीची के साथ चले गए? फाइनेंसिंग के, कि रेलवे को जो भी चाहिए हम फाइनेंस कर देंगे। नहीं चलेगा सर, आप अपने ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जा चुके हैं। सो अब जरा बात करते हैं टॉपिक कौन सा है सर। तो देखो एसबी रेलवे कैरिज की हम बात करें, मैंने आपको ये बात तो बताई, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड है। एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा, पॉइंट समझ आ रहा है क्या? हम बात करें कंपनी अपने ऑब्जेक्ट अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अपोज अगेंस्ट चली गई। मतलब क्या है? एक टॉपिक है कंपनी में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोला गया है सर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ठीक है जी, अल्ट्रा वायरस, ये टॉपिक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ज़रूर से चेक करिएगा। कंपनीज एक्ट 2013 उतना ही नहीं कि कंपनी क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। तो मैंने आपको 2 केस लॉ बताए हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, कंपनीज एक्ट 2013 की केस लॉ की ये फर्स्ट वीडियो इस चैनल पे है। मतलब इससे पहले कंपनीज एक्ट के कोई केस लॉ हमने नहीं बनाए हैं। एक इंडिविजुअल केस लॉ बनाया था जो कि आपका लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल या यू कैन ली कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, और आसान शब्दों में सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी था। बट ये 2 टॉपिक मैंने ये 2 टॉपिक पढ़ाए बहुत मन से, 1 2 3 टॉपिक बहुत शानदार पढ़ाए, आप देखोगे मज़ा आ जाएगा। लेकिन हाँ 10-10 मिनट की वीडियो में कवर हो जाएगा टॉपिक। बट मेजर पार्ट ये है कि कोई केस लॉ नहीं बताया था। अगर आप चाहते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 के जो और 2-3 केस लॉ हैं उसका भी वीडियो आपके लिए बना दो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ज़रूर से बना दूंगा। मिलता हूं कल की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।